हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 12 जियोग्राफी का पेपर आप सभी को बताने वाला हूँ। यानी 8 मार्च 2025 को आप सभी का जियोग्राफी का पेपर है और 12th क्लास जियोग्राफी पेपर के लिए जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जियोग्राफी 8 मार्च पेपर के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका मैं आपको संपूर्ण हल जो है पूरा का पूरा पेपर बताने वाला हूँ। कैसे यहाँ पर आपके भूगोल विषय में यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। 8 मार्च के पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जितने भी यहाँ पर जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है वो सभी आप सभी को बताने वाले हैं। ये सेक्शन ए है, खंड अ, जहाँ पर आपको यहाँ पर सबसे पहले 18 जो प्रश्न है वो कैसे मिलेंगे, आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रश्न है मानव भूगोल की कल्याणपरक तथा मानवतावाद विचारधारा का जो संबंध है वो किससे है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो मानव भूगोल की कैसी कल्याणपरक यानी भलाई वाला, ठीक है, मानवतावाद, ठीक है, ह्यूमैनिटी जो यहाँ पर फेथ है, विचारधारा है, वो उसका जो संबंध है वो धार्मिक कल्याण से है तो धार्मिक कल्याण से नहीं है, क्षेत्रीय कल्याण से है तो क्षेत्रीय कल्याण से नहीं है, सामाजिक कल्याण से है या फिर निर्धनता कल्याण से है। तो यहाँ पर सामाजिक कल्याण क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी जो मानव भूगोल की जो कल्याणपरक और जो मानवतावाद जो विचारधारा है वो किससे संबंधित है, सामाजिक कल्याण से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव में जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी यहाँ पर क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे विद आंसर। आप सभी को फुल पेपर डिस्कस आप सभी के सामने इस क्लास में फुल वीडियो फुल आपको क्लास जो है विद सॉल्यूशंस मिलेगी। इसलिए यहाँ पर आप इस क्लास को ज्यादा ज्यादा क्या करना है, अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करें। 8 मार्च 2025 को जियोग्राफी पेपर के लिए रामबाण पेपर होने वाला है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर पर जो रहने वालों की जो संख्या है, रहने वालों की जनसंख्या या जो संख्या है वो कहलाता है जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे भारत की है, सर्वाधिक बोला गया है, सिंगापुर की है, सिंध की है या फिर रूस की है। तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, सिंध है। और सिंध में भी एक यहाँ पर नाम आता है मोनाको, जो कि बहुत ही ज्यादा जहाँ की क्या है जनसंख्या, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र मोनाको और यहाँ पर सिंध हो जाएगा देश, ठीक है। निम्न में से कौन सी फसल रोपण कृषि में सम्मिलित है। देखिए सम्मिलित है और नहीं है इसका विशेषकर आपको ध्यान रखना है, प्रश्न को आपको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। तो देखिए रबड़ है, गन्ना है, चाय है, तो बिल्कुल यहाँ पर उपरोक्त सभी क्या हो जाएगी, रोपण कृषि में सम्मिलित है। उत्पादन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक मूलभूत उद्योग है, कैसा उद्योग है, मूलभूत उद्योग है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे लौह इस्पात उद्योग, ठीक है। इसके अलावा भी 2 उद्योग के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। तांबा प्रगलन उद्योग, ठीक है, तांबा प्रगलन, ठीक है, प्रगलन, और एक है एल्यूमिनियम प्रगलन, ठीक है, एल्यूमिनियम प्रगलन। यदि ये तीनों ही आपको नाम मिले तो ये किस में शामिल होंगे, मूलभूत उद्योग में शामिल होंगे। इसके अलावा वाहन उद्योग, बिस्कुट उद्योग जो है, वस्त्र उद्योग, ये मूलभूत उद्योग में शामिल नहीं होंगे, वृहत उद्योग में शामिल होंगे। तो ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इस क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ये क्लास आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 8 मार्च 2025 पेपर के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सभी प्रश्नों पर हम डिस्कस करने वाले हैं विद सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, 2006 में भारत में कितने मिलियन सिटी थे, कितने मिलियन सिटी थे। तो 40 थे, ठीक है, 41 थे, 42 थे, 43 थे, ठीक है। और यहां से एक प्रश्न बनता है कि वर्तमान में बात हो रही है वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में कितने हैं, और 2006 में भारत में कितने मिलियन सिटी थे। तो 42 मिलियन सिटी थे। कितने थे, 42 मिलियन थे, वर्तमान में 43 है और यहाँ पर अब तक 43 है और पहले जो यहाँ पर थे 42, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 42, सी ऑप्शन, दिस इज करेक्ट आंसर। निम्न में से सन नगर का उदाहरण कौन सा है, लंदन है, मानचेस्टर है, टोक्यो है या फिर उपरोक्त सभी है। देखिए सबसे पहले इस शब्द को समझेंगे, सन नगर। सन नगर यानी नगरों का नगर,
एक यहाँ पर कहे तो नगरों का नगर कह सकते हैं, यानी वृहत नगर कह सकते हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी क्या है, लंदन, मानचेस्टर, टोक्यो क्या है, सन नगर के उदाहरण है। सबसे बड़ा नगरीय संकुल कौन सा है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न आपको हुबहू भूगोल, जियोग्राफी यानी 8 मार्च 2025 के पेपर में हुबहू आपको मिलेंगे। तो चेन्नई है नगरीय संकुल, बेंगलुरु है, कोलकाता है, या फिर वृहत मुंबई है। तो वृहत जो मुंबई है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नगरीय संकुल हो जाएगा सबसे बड़ा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 2011 जनगणना के अनुसार भारत में औसत जो जनघनत्व है वो कितना रहा है। ठीक है, तो औसत कितना रहा है, तो 382 यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ये औसत, ठीक है, एवरेज इसका जनघनत्व रहा है। किस देश का, हमारे भारत देश का ये रहा है 382 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्यरत करते हैं, गांव करते हैं, संचार करते हैं, नगर करते हैं, उपयुक्त सभी करते हैं। तो देखिए प्रमुख रूप से नगर करते हैं, इसका सही आंसर देखिए उपयुक्त सभी होगा, लेकिन प्रमुख रूप से कौन करते हैं, नगर करते हैं। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, जरिया कोयला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, देखिए ध्यान से इसको पढ़िएगा, झरिया याद भी रखना है, कोयला क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही प्रश्न आपको हुबहू एग्जाम के पेपर में मिलने वाले हैं। तो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया कोयला क्षेत्र होगा, जो कि सबसे लंबे समय तक चलने वाली आग का भी घर कहा जाता है। देखिए इस शब्द को, इस वाक्य को याद रखना है, सबसे लंबे। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे लंबे समय तक चलने वाली आग का भी घर किस कोयले को कहा जाता है, तो जरिया कोयला क्षेत्र को कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा। कोयला के प्रकार तो आपको पता ही होंगे, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्राजील के कॉफी बागानों को क्या कहा जाता है, कॉफी के जो बागान होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कहाँ के, ब्राजील के, तो फेजेंड्स कहते हैं या फिर फेजेंडा कहते हैं। ठीक है, ये दोनों ही वर्ड सही है, फेजेंडा भी कहा जाता है और जैसे इंग्लिश में देखे तो फेजेंड्स भी कहा जाता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत में राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे को टांका या टैंक कहलाते हैं, टांका कहलाते हैं या फिर टैंक कहलाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। भारत में राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की जो शुरुआत है वो हुई थी 1988 में। कब हुई थी, 1988 में हुई थी, यानी 1988 में हुई थी। यहाँ पर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण उसकी शुरुआत हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1988। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्रश्न आपको अति लघुत्तरात्मक प्रश्न मिलेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितने भी प्रश्न आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च 2025 पेपर के लिए ये सभी प्रश्न रामबाण साबित होने वाले हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र। जनसंख्या घनत्व जो है कैसे ज्ञात किया जाता है, और हमने बात की ऊपर एक प्रश्न देखा कि भारत में जनसंख्या औसत जो घनत्व है वो कितना है, तो 382 यहाँ पर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ये क्या है, भारत का औसत जन घनत्व है। लेकिन इसको कैसे ज्ञात हुआ, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक याद रखना है सूत्र, D इक्वल टू N बट्टा यहाँ पर S है। ठीक है, N/S, ये है इसका यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र। अब यहाँ पर इसको भी देखेंगे, D क्या है, तो D का अर्थ होता है जन घनत्व, क्या है, घनत्व कह सकते हैं, जन घनत्व कह सकते हैं, यानी इंग्लिश की डेंसिटी शब्द का बना हुआ शब्द है डी। ठीक है, तो डी आ गया। अब एन क्या है, तो एन है यहाँ पर ज्ञात करने का यहाँ पर काउंट यानी नंबर। ठीक है, नंबर से बना एन यानी कितनी संख्या है, संख्या कितनी है, 1 वर्ग किलोमीटर। ये मान लीजिए ये 1 वर्ग किलोमीटर है, ये 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, और यहाँ पर रहने वालों की संख्या n आएगी। और यहाँ पर s का अर्थ क्या होता है, यानी स्पेस यानी जो क्षेत्रफल है, इस 1 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है वो s दर्शाता है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, जनसंख्या घनत्व को ज्ञात किया जाता है। D = N/S, ये इसका क्या होगा, फॉर्मूला होगा। इसको यहाँ पर जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर डेंसिटी, नंबर, स्पेस। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आदिकालीन जीवन जो है निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं बतानी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 100% एग्जाम के पेपर में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो कृषि एक ऐसी कृषि, देखो कृषि तो है लेकिन एक कृषि का प्रकार है आदिकालीन जीवन निर्वाह कृषि, जो कि किससे संबंधित है, प्राचीन कृषि से संबंधित है। किस कृषि से संबंधित है, प्राचीन कृषि से संबंधित है। अब इसकी क्या क्या विशेषता होगी, तो फर्स्ट लिखिए। ठीक है, फर्स्ट आपको लिखनी है
कृषि तो है, लेकिन उसमें जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर क्या की जाती है, खेती की जाती है। जमीन के छोटे छोटे टुकड़े होंगे, वो जीवन निर्वाह के उद्देश्य से क्या की जाती है, खेती की जाती है। दूसरी विशेषता है पारंपरिक औजार जो है, पारंपरिक जितने भी औजार है उनका के उपयोग करते हुए क्या की जाती है, खेती की जाती है। तो दो विशेषताएं आपको यहाँ पर याद करनी है, रट लेनी है, समझ लेनी है, ठीक है। और आपको पॉइंट वाइज इनमें आंसर आपको देने की कोशिश करनी है। विनिर्माण से क्या समझते हैं, विनिर्माण, ठीक है, बहुत ही फेमस शब्द है जिसमें वी प्लस निर्माण, ठीक है, इससे आप यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। यानी जो कच्चा माल है, ठीक है, इसको आप समझिएगा, जो कच्चा माल है यानी कच्चे माल को तैयार, ठीक है, तैयार उत्पादों में बदलने की जो प्रक्रिया है, कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलने की जो प्रक्रिया है, जिससे मशीन, औजार आदि की चित्र, श्रम वगैरह का उपयोग करते हुए विनिर्माण है। ये जो प्रक्रिया होगी वही क्या है, विनिर्माण। यानी यदि आपको एक परफेक्ट डेफिनेशन आपको लिखनी है तो यही लिखनी है कि कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, विनिर्माण कहलाती है। और इसके जो सहायक है वो कहीं मशीनें होती हैं, कहीं औजार होते हैं, कहीं यहाँ पर श्रम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको मैंने करेक्ट आंसर बता दिया है, ठीक है। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे फुटकर व्यापार। कैसा व्यापार, फुटकर व्यापार, यानी ये आशा की जाती है कि वो उपभोक्ताओं को जरूरी सामान उपलब्ध कराए और उनकी ज़रूरतें क्या करे, पूरी करे। किनकी करे, उपभोक्ताओं की। तो फुटकर व्यापार यही है, ठीक है। इसका मैंने यहाँ पर आपको आशय बता दिया है। रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा, अलग अलग जो मानव भूगोलवेत्ता है उन्होंने अलग अलग परिभाषा दी है मानव भूगोल की, उसमें एक नाम आता है रेड जेल। और रेड जेल की जो परिभाषा है वो बहुत ही मान्य परिभाषा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी उन्होंने कहा कि मानव जो भूगोल है वो किससे, दो संबंध बताए, मानव का जो समाज है यानी मानव समाजों और, ठीक है, और धरातल, ठीक है, इन दोनों वर्ड को आपको याद रखना है। धरातल और मानव जो समाज है उनके बीच संबंधों का क्या है, अध्ययन है। इनके बस संबंध जो है उनका अध्ययन ही क्या है, मानव भूगोल है। कितनी अच्छी परिभाषा दी है। ये परिभाषा किसकी है, रेड जेल की है। यानी रेड जेल ने मानव भूगोल को विस्तृत परिभाषित करते हुए बताया मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के बीच का क्या है, संबंधों का जो अध्ययन है वही क्या है, मानव भूगोल है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको याद करने का तरीका भी बता दिया। यहां पर एक जगह आपको लिखना है मानव समाज प्लस यहां पर आ जाएगा धरातल और उनके बीच का यहां पर अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं नवनिश्चयवाद की विचारधारा क्या है और ये संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसके जो विचारक है वो कौन है, नवनिश्चयवाद के जो विचारक है वो कौन है, ठीक है। तो वो है ग्रिफिथ टेलर। कौन है, ग्रिफिथ टेलर ने जो है नवनिश्चयवाद की क्या दी थी, नवनिश्चयवाद की संकल्पना या विचारधारा रखी थी, तो वो थे ग्रिफिथ टेलर। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न बन सकता है और अति लघुत्रात्मक में भी प्रश्न है, ठीक है। इनके द्वारा ग्रिफिथ जो टेलर है इन्हीं के संबंध में एक नारा भी प्रसिद्ध है, नारा भी पूछा जा सकता है, तो वो है रुको और जाओ। क्या नारा है, रुको और जाओ, ये नारा है, ठीक है। इनका रुको और जाओ ये नारा है, नवनिश्चयवाद से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे विश्व नगरी यानी मेगालोपोलिस का क्या अर्थ है, शब्द किससे और कब प्रयोग किया था। प्राचीन बस्ती की दो विशेषता बतानी है। भारत में नगरीय ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास के 3 प्रतिकर्ष कारकों के आपको नाम लिखने हैं। अब इनके आंसर को राइट करने के लिए आपको ध्यान रखना है, जो मैं आपको ऊपर मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, ये आपकी जो आंसर शीट होगी उसमें आपको पॉइंट वाइज आंसर देने की आपको कोशिश करनी है। ये जितने भी यहाँ पर प्रश्न आपको दिए गए हैं इनमें जितना हो सके आपको सटीक आंसर लिखने की कोशिश करनी है, आपको स्पष्ट आंसर लिखने की कोशिश करनी है। इधर गिद्र रामायण महाभारत लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपकी ज्योग्राफी में नंबर बिल्कुल इनके कारण नहीं आएंगे। यदि आप स्पष्ट आंसर लिखेंगे, स्पष्ट सटीक आंसर लिखेंगे, यदि आप पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे तो आपके 100% पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा जो है यहाँ पर क्या करनी है, यहाँ पर क्वेश्चंस को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी क्लास में जितने भी क्लासें हुई ज्योग्राफी के रिलेट में, उन सभी को एक बार जरूर देख के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से उन सभी को क्या करना है, रट लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुमेलित करने का एक जरूर आएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय राजमार्ग और विस्तार,
ठीक है। तो राष्ट्रीय जो जल मार्ग जो फर्स्ट है उसका जो विस्तार है वो इलाहाबाद हल्दिया तक विस्तार है, यानी इसका मिलान इससे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय जो जलमार्ग है उसका यहाँ पर इससे संबंधित है। ठीक है, ये इससे संबंधित हो जाएगा। उसके बाद जो राष्ट्रीय जलमार्ग जो 2 है वो किससे संबंधित है? सदिया ध्रुवी विस्तार इससे संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर इससे ये संबंधित है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जो 2 है वो यहाँ पर कोट्टापुरम जो है उससे संबंधित है, कोट्टापुरम कोलम विस्तार से संबंधित है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो राष्ट्रीय जलमार्ग यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर हल्दिया से, और राष्ट्रीय जलमार्ग जो 2 है वो किससे संबंधित होगा? किससे संबंधित होगा? सदिया से। और जो 3 है वो कोट्टापुरम कोलम से विस्तार होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम के पेपर में आपको मिल सकता है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दीर्घ निम्नात्मक जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कृषि आधारित जो उद्योग है उन पर आपको टिप्पणी लिखनी है, खनिज रसायन आधारित उद्योग पर टिप्पणी लिखनी है, लौह इस्पात उद्योग के विश्व वितरण की विवेचना कीजिए, जल क्रांति अभियान के तहत प्रदूषण को कम करने के उपाय का आपको वर्णन करना है। ये सभी जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको 8 मार्च 2025 ज्योग्राफी के पेपर में आसानी से ये सभी प्रश्न आपको मिल सकते हैं। यदि आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।